हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम प्रोनाउन देख रहे हैं। प्रोनाउन का टॉपिक जो प्लिंथ एंड पैरामाउंट का बुक है उससे हम देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछला 2 सेशन कर लिए हैं, 2 क्लास मेरा हो गया प्रोनाउन का। आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में यहाँ तक देख चुके थे। पॉसेसिव प्रोनाउन देखे थे कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। पिछले में देखे थे कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ देख रहे हैं पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे बोलते हैं ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर। ही यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, नॉमिनेटिव केस हुआ, फर्स्ट पर्सन का, थर्ड पर्सन का। हैज़ लॉस्ट क्या वर्ब है। माई बुक क्या हुआ, माई प्लस नॉन एडजेक्टिव हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ, एज वेल एज योर। तो यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, योर हुआ। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। तो पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब, सेंटेंस का वर्ब हुआ, ये वर्ब हुआ सेंटेंस का, कि ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। सेंटेंस का वर्ब को ऑब्जेक्ट में, योर बुक्स, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग। आगे देखते हैं। ही जैसे इसका अर्थ होता है ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक। आगे सेव योर टाइम एंड माइंड टू, तो सेव योर टाइम एंड माइंड टू, तो सेव योर टाइम एंड माइंड टू। माइंड क्या, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो इसका अर्थ हुआ सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू। तो यहाँ देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव में हम देखे थे, पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आवर, योर्स, हीज, हर्स और देयर। ये सारे क्या होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ वही दिया हुआ है कि माइन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यूज़ किए हैं। आगे पॉसेसिव प्रोनाउन, रूल 4 बताता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। प्रीपोजिशन के कैसे होता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है पॉसेसिव प्रोनाउन का। जैसे आई प्रिफर योर हेल्प टू हर, तो यहाँ हर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो हर नहीं होके हर्स होगा। आई प्रिफर योर हेल्प टू हर्स, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, उसी तरह अगला क्वेश्चन है योर हाउस इज़ बेटर देन माई। तो योर हाउस इज़ बेटर देन प्रीपोजिशन हुआ, माई नहीं होकर माइन होगा। यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। अगला रूल 5 बताता है। रूल 5 में सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ, लीव हुआ, एक्सक्यूज हुआ, मेंशन हुआ, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट कार्ड भी होता है, पार्डन माफ़ी के सेंस में, साइट हुआ, साइट नज़ारा दृष्टि के सेंस में, फेवर के साथ पॉसेसिव केस का प्रयोग गलत है। यही बात याद रखिएगा कि कौन सा, तो सेपरेशन वर्ड हुआ। सेपरेशन अलगाव के सेंस में, मतलब कि सेपरेट, जैसे सेपरेट पार्ट, तो सेपरेट किसका सेंस देता है, अलग होने का, मतलब कोई टुकड़ा है उसमें से अलग हो गया। लीव मतलब छोड़ने का सेंस होता है। एक्सक्यूज़ मतलब माफ़ करने का सेंस होता है, एक्सक्यूज़। मेंशन उल्लेख करना, रिपोर्ट करना, पार्डन करना, माफ़ी के सेंस में, साइट हुआ, नज़ारा दृष्टि, फेवर के साथ पॉसेसिव केस का प्रयोग गलत है। जैसे योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, तो सेपरेशन फ्रॉम यू का प्रयोग करें। सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू। यहाँ पर क्या होगा, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू यू, तो सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल। अगला एट हिज साइट द रोबर फ्लेयर, तो एट द साइट ऑफ हिम हो जाएगा, इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना गलत है। योर का प्रयोग नहीं होगा। योर क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। देख लीजिए यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है योर। योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स होता है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स होता है।
तो पोसेसिव केस करने का मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों हो जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आई रीड योर फेवर प्लीज़, तो फेवर ऑफ या फ्रॉम यू का प्रयोग होगा। आई नीड फेवर ऑफ या फेवर फ्रॉम यू। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, तो शी डिड मेंशन ऑफ यू सही है। यहाँ पर ध्यान दिया कि सेपरेशन लीव पोसेसिव केस में के साथ प्रयोग गलत है। पोसेसिव केस में कौन कौन हो जाएगा, पोसेसिव केस में दोनों आ जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए पोसेसिव केस में दोनों आ जाएगा। पोसेसिव केस को ही डिफाइन किया है दो फॉर्म में, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। और फिर नॉमिनेटिव केस में तो पोसेसिव केस का प्रयोग नहीं होगा, ये बात बताना चाह रहा। तो योर रहे चाहे योर्स रहे, योर हो जाता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, योर्स होता है तो पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर योर सेपरेशन नहीं होकर सेपरेशन फ्रॉम यू का प्रयोग होगा, इज़ वेरी पेनफुल। एट हिज साइट नहीं होगा, एट द साइट ऑफ हिम का प्रयोग होगा। मतलब आई नीड योर फेवर प्लीज़, तो फेवर के बाद आई नीड योर फेवर ऑफ या फ्रॉम यू प्लीज़। अला रूल नंबर 6 में पोसेसिव प्रोनाउन में एस से पहले अपोस्ट्रोफिस का प्रयोग नहीं होता है। पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स, योर के बाद अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं करते हैं, हर अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ईट के साथ भी वही बात है, जैसे द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स, ईट के बाद अपोस्ट्रोफिस एस नहीं होगा। पोसेसिव प्रोनाउन में पोसेसिव प्रोनाउन करने का मतलब पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों हो जाएगा। तो बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोस होगा, अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं करते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। आगे जेरेंड, रूल नंबर 100 में जेरेंड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जेरेंड के पहले, जेरेंड क्या होता है, तो जब भर्ब नाउन का काम करे, जब भर्ब क्या करे, नाउन का काम करे, यानी भी फोर आईएनजी वाले भर्ब जब नाउन का काम करता है तो जेरेंड कहलाता है। तो यहाँ देखिए, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, कॉन्फिडेंट माई विनिंग क्या है, जेरेंड हुआ, माई विनिंग द मैच, तो उसके पहले क्या हुआ, जेरेंड का प्रयोग हुआ। अगला, सी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जाम, तो डूइंग क्या हुआ, पोसेसिव, जो डूइंग क्या हुआ तो जेरेंड हुआ, हर क्या हुआ तो पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। अगला, यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें देखते हैं साथियों यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो जब वाक्य में स्वयं, रिफ्लेक्सिव करने का मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्वयं का रिफ्लेक्शन होता है बॉडी का। रिफ्लेक्शन तो फिजिक्स का टॉपिक हुआ, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन भी सुने होंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन किससे है, स्वयं का रिफ्लेक्स एक्शन मतलब हाथ को चलाना, रिफ्लेक्सिव एक्शन के अंतर्गत आएगा। तो वहीं रिफ्लेक्स करना मतलब क्या होता है, जब वाक्य में स्वयं खुद को अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रूल नंबर 1 देखते हैं, अक्यूट क्या, अक्यूट प्रशंसाजनक व्यवहार करना, अक्यूट का मतलब प्रशंसाजनक व्यवहार करना। अवेल मतलब लाभ उठाना। रिकंसिल मतलब बेमन से ही स्वीकार करना, मतलब कि मन नहीं है लेकिन बेमन से कुछ दबाव, किसी परिस्थिति दबाव के कारण में क्या स्वीकार करा, लेकिन मन नहीं है। अगला अम्यूज मतलब मनोरंजन करना। रिसिन मतलब हथियार डालना ना, यानी बेमन से ही स्वीकार कर देना, RESIGN है। अगला अवेंज मतलब बदला लेने के फॉर्म में। एक्सर्ट मतलब काफ़ी मेहनत करना। अप्लाई मतलब ध्यान देना, अप्लाई फॉर द पोस्ट होता है। अडेप्ट मतलब ढालना। अगला एडजस्ट करना। प्राइड अगला एब्सेंट मतलब अनुपस्थिति हो जाता है। एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये बात याद रखिएगा। अक्यूट मतलब प्रशंसाजनक व्यवहार करना। अवेल मतलब लाभ उठाने के सेंस में। रिकंसाइल मतलब बेमन से स्वीकार करना। अम्यूज मतलब मनोरंजन करना। रिसाइन मतलब हथियार डाल देना या बेमन से स्वीकार करना। अगला अवेंज मतलब बदला लेना। एक्सेप्ट मतलब काफ़ी मेहनत करना। अप्लाई मतलब ध्यान लगाना। और अडेप्ट ढालना। एडजस्ट करना, एडजस्ट किया जाता है। प्राइड, एब्सेंट एवं एंजॉय, ये सारे के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं,
द ऑफिसर एक्यूटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो एक्यूटेड के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, जब स्वयं का बोध कराता है, अपनापन, अपना का बोध, खुद का, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहचान है। अगला है सी हैज़ रिकंसिल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हर इन लॉ। तो सी हैज़ रिकंसिल्ड के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो सी हैज़ रिकंसिल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हर इन लॉस। तो रिकंसिल क्या होता है, बेमन से स्वीकार करना, मन नहीं है फिर भी क्या करना, स्वीकार करना। कोई किस लिए स्वीकार करना, परिस्थिति के अनुसार, मतलब उसका स्थिति के अनुसार, मतलब कि उसको अपने आप को उसमें आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दबाव के कारण भी हो सकता है। अगला, द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ ए लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एक्सर्ट एक प्रकार का फोर्स होता है कि बहुत सारे मेहनत किया, एक्सर्ट किया। तो एक्सर्ट के बाद देमसेल्फ होता है, क्यों होगा, क्योंकि एक्सर्ट के हम ऊपर देखें कि एक्सर्ट मतलब काफ़ी मेहनत होता है। तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अगला, द यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू टेक दिस होल हार्टेडली। तो अप्लाई के साथ भी रिफ्लेक्सिव के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगला, आई प्राइड माई सेल्फ ऑफ बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। तो आई प्राइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगला, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो अवेल हुआ, अवेल किस सेंस में हुआ, प्रशंसा, अवेल मतलब लाभ उठाने के सेंस में हुआ, मतलब आपने, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौका को क्या करने, लाभ उठा लिया अपना। तो ये सारे प्रयोग देखें। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को देखते हैं। दे एंजॉय द पार्टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। दे एंजॉयड द पार्टी, दे क्या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, प्लूरल फॉर्म में एंजॉय भी हुआ द पार्टी। अगला, दे एंजॉय ड्यूरिंग वेकेशन, ड्यूरिंग देमसेल्फ का प्रयोग एंजॉय के बाद करेंगे। दे एंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग द, एंजॉय के बाद देमसेल्फ का प्रयोग एंजॉय के बाद होगा। अगर एंजॉय के बाद, अगर यहाँ पर देखिए रूल बताया, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, एंजॉय के बाद क्या ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। जैसे एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हुआ, दे एंजॉय द पार्टी को एंजॉय किया। तो पार्टी क्या है, एक तरह से कहें ये क्या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कि पार्टी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर एंजॉय किया, लेकिन तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होगा। जैसे दे एंजॉय ड्यूरिंग वैकेशन, तो ड्यूरिंग एंजॉय के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यानी दे एंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग वैकेशन। ये बात याद रखिएगा कि एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, यदि एंजॉय के बाद क्या ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि एंजॉय के बाद और कोई ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला आगे देखते हैं, ही वॉज एब्सेंट। तो ही वॉज एब्सेंट भी होगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ भी हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग भी हो सकता है, आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तो भी तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यदि एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए ही वाज एब्सेंट, यहाँ वाज क्या होगा, वर्ब हो गया, एब्सेंट नाउन का फॉर्म हो जाएगा। अगला ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो एब्सेंट का प्रयोग यहाँ वर्ब के रूप में हुआ, तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का सेंस है कि जब एब्सेंट का हम प्रयोग कब किस फॉर्म में कर रहे हैं, वर्ब के फॉर्म में कर रहे हैं। कौन वर्ब है, तो मेन वर्ब के फॉर्म में कर रहे हैं, तब हम उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे रूल नंबर 2 देखता है, कीप हुआ, स्टॉप हुआ, टर्न हुआ, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि कीप योरसेल्फ फ्रॉम बैड डिसीजेस, कीप योरसेल्फ फ्रॉम, तो कीप योरसेल्फ फ्रॉम बैड डिसीजेस, तो कीप के बाद योरसेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। स्टॉप के बाद भी नहीं होगा। स्टॉपिंग योरसेल्फ यू कैनॉट रीच द रेलवे स्टेशन, तो स्टॉपिंग के बाद योरसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा।
अगला टर्न के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, क्वालिफाई के भी बाद नहीं होगा, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड ये सारे के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं उदाहरण, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, यू शुड कीप योर सेल्फ, तो कीप योर सेल्फ यहाँ हटा देना है, क्योंकि कीप के बाद क्यों करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही हाइड, अगला ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, तो हाइड के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। यह बात बहुत याद रखना। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट एवं हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उससे पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का उल्लेख न हो। यहाँ कह रहा है कि सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उससे पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। जैसे माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, तो माई सेल्फ यहाँ नहीं होगा क्योंकि उसके पहले नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होना जरूरी था, तो माई सेल्फ की जगह पर आई होगा। माई सेल्फ के स्थान पर आई एम का प्रयोग होगा, आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली, आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली। अगला योर सेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम, तो योर सेल्फ के स्थान पर यू होगा, यू एंड ही, यू मतलब सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, रीच देयर इन टाइम। अगला आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई, तो आई देखिए पहले हो गया क्या, नाउन का उल्लेख हो गया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले वाक्य में क्या था, नाउन का उल्लेख नहीं हुआ, ना ही नाउन का उल्लेख हुआ था, नहीं तो प्रोनाउन का उल्लेख हुआ था, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट माई सेल्फ से स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए यह वाला क्या हुआ, सेंटेंस गलत हो गया। तो हम डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन कर लेंगे। तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। और अगला रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, तो माई सेल्फ के स्थान पर मी हो जाएगा, रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। ऑब्जेक्ट केस में भी इसका उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ ऊपर देख लिए रूल में। आगे देखते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पहला हम रूल देखते हैं कि आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। आइदर मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, दो व्यक्ति उसमें से कोई एक व्यक्ति को कोई एक के अर्थ में होता है, तब हम आइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे आइदर ऑफ दिस फ्रेंड्स इज नॉटी, तो आइदर ऑफ दिस फ्रेंड दो से अधिक हो गया, दिस फ्रेंड्स तो यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए इसको हम आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, आइदर ऑफ दिस टू। अगला जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पर देखिए दो का उल्लेख हो रहा है, आइदर मतलब दो पेन में से कोई एक, तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ वाला क्या है, थ्री फ्रेंड दो से अधिक हो गया, इसीलिए हम आइदर का प्रयोग दो से अधिक में नहीं करते हैं। आगे नोट में है, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का प्रयोग करते हैं। एनिया यदि, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में, कोई दो वस्तु है या व्यक्ति है, उसको दो में से कोई एक व्यक्ति को के अर्थ कोई एक व्यक्ति को उल्लेख करना, तो उसके लिए हम एनी या वन का प्रयोग करते हैं। जैसे वन ऑफ दिस थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, वन ऑफ दिस फ्रेंड यानी तीन में से एक का बार बता रहा है, तो हम एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं और वन का भी प्रयोग कर सकते हैं जब दो से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख हो तो, या वस्तुओं का। आगे रूल नंबर 2 में नाइदर का प्रयोग दो से भी कोई भी नहीं के अर्थ में होता है, दो से भी कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। जैसे नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल इज एक्टिव, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल इज एक्टिव, नाइदर मतलब कोई भी नहीं मतलब कि दोनों गर्ल में से कोई भी एक्टिव नहीं है। अगर और नोट देखते हैं, नोट भी दिया हुआ है कि लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं के अर्थ में नन का भी प्रयोग करते हैं। यानी कहने का सेंस है कि लेकिन दो से अधिक, यहाँ दो से कोई भी नहीं, यहाँ पर नाइदर का प्रयोग क्या करें, दो से कोई भी नहीं के में नाइदर का प्रयोग किए। लेकिन जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं हो, तो अर्थ में नन का प्रयोग करते हैं।
जैसे नाइदर ऑफ हिज फोर सन लॉक्ड आफ्टर हिम, तो यहाँ नाइदर ऑफ हिज फोर सन, दो से अधिक व्यक्तियों में नन का प्रयोग करते हैं। तो नन ऑफ हिज फोर सन्स, तो सन देखिए 4 हो गया, तो लेकिन 2 से अधिक व्यक्ति हो गया, तो इसलिए हम नन का प्रयोग करते हैं। जब ये बात ध्यान रखिएगा कि नाइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं और आइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं। आइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो में से कोई एक का अर्थ होता है। आइदर मतलब दो कोई चीज़ है उसमें से एक का बताना है तो हम आइदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक का बताना है, जब 2 वस्तुओं तो था तो हम वहाँ पर आइदर का प्रयोग करें एक को बताने के लिए। लेकिन 2 से अधिक हुआ एक को बताना है तो हम या तो एनी का प्रयोग कर सकते हैं या वन का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी तरह नाइदर का प्रयोग 2 से कभी भी नहीं होता। नाइदर का प्रयोग 2 से कभी भी, लेकिन नाइदर ऑफ, लेकिन 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं, 2 से अधिक वस्तुओं में से कोई भी को नहीं बताना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ गए होंगे आशा करते हैं। चलते आगे देखते हैं यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का वन अनदर होता है रेसिप्रोकल, जैसे मैथ में पढ़ते होंगे ए का रेसिप्रोकल 1/a रिवर्स हो जाता है, उसी प्रकार ईच अदर का रेसिप्रोकल वन अनदर रेसिप्रोकल कहते हैं। ये पारस्परिक संबंध व्यक्त करते हैं, ये दोनों के बीच में एक आपसी संबंध है। अगला रूल 1 में ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तु के लिए होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ईच अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, 2 व्यक्ति होगा, 2 पर्सन हुआ, 2 वस्तु होगा। लेकिन वन अनदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब 2 से अधिक व्यक्तियों का बात हो रहा हो। जैसे में ही वॉज सो अफ्रेड डैट हिज नीस नॉक्ड वन अनदर के बाद ही वॉज सो अफ्रेड डैट हिज नीस नॉक्ड वन अनदर, तो वन अनदर के बगैर ईच अदर में परिवर्तन कर देंगे। अगला देखिए आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 वेड ईच अदर गुड बाय, तो ईच अदर नहीं, आफ्टर द फेयरवेल, तो फेयरवेल में जानते होंगे बहुत सारा स्टूडेंट आएगा, यानी 2 तो नहीं होगा, यानी 2 से अधिक हो रहा है, यानी आफ्टर द फेयरवेल के बाद द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कोई भी क्लास में 2 तो स्टूडेंट नहीं रहता होगा, 2 से अधिक ही रखता है। और ऐसे भी कि फेयरवेल के पार्टी में 2 ही नहीं रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, तो इसलिए 2 से अधिक में वन अनदर का प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ऊपर वाला में क्या था, ही वॉज सो अफ्रेड, एक व्यक्ति के बाद में डैट हिज नीस नॉक्ड वन अनदर, तो वन अनदर के बाद नहीं होगा, ईच अदर होगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज मतलब उसका उपयोग देखते हैं, उसका प्रयोग देखते हैं। यूज मतलब ऐसे और बाकी सेंस में क्या करते हैं, उपयोग देखते हैं, लेकिन यूज मतलब यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, उसका यूज देखते हैं, अप्लाई करने का देखते हैं। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डेमोन्स्ट्रेट संकेतिक या प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये प्रोनाउन, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये वे प्रोनाउन जो कोई व्यक्ति व वस्तुओं को पॉइंट आउट या डेमोन्स्ट्रेट संकेतिक या प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम बोलें दिस बोलें या डैट बोलें, THES दिस बोलें, फिर दोस बोलें, सच बोलें, द सेम बोलें, ये सारे क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी ये प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डेमोन्स्ट्रेट सांकेतिक या प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे इनका प्रयोग जब नॉन से पहले होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जब इसका प्रयोग नॉन से पहले होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रूल 1 बोलता है दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि THES वाले का प्रयोग समीप की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। तो दिस THES वाला दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, समीप की एक वस्तु या व्यक्ति को बताना हो तो हम THIS वाला दिस का प्रयोग करेंगे, और जब THES वाला का प्रयोग करेंगे तो समीप की एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्ति को इंगित करता है। आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों, आगे हम देख रहे थे यहाँ पर दिस का प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में देख रहे थे। जैसे देखें दिस का प्रोनाउन कहाँ करते हैं, जब समीप की एक वस्तु को बताने को हो तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और THES वाला दिस का प्रयोग कब करते हैं, जब समीप की एक से अधिक वस्तुओं को बताने का प्रयोग हो। जैसे दिस इज ए कैट, तो एक वस्तुओं के बारे में बताया गया, दिस क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस क्या होता है, यहाँ पर पढ़े थे कि सांकेतिक प्रदर्शित करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज ए कैट, तो एक कैट के बारे में बताया गया इसलिए दिस हो गया।
यहाँ दिस आर कैट्स, तो यहाँ कैट्स क्या है, प्लूरल नाउन हुआ। यहाँ दी THES वाला दिस का प्रयोग किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रूल 2 में चलते हैं। रूल 2 बोलता है डैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। दिस में क्या था, THI वाला दिस में कि समीप वस्तुओं की समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए THIS वाला दिस का प्रयोग करते थे। और THES वाला क्या करते थे, समीप की एक से अधिक वस्तुओं को समीप की एक से अधिक वस्तुओं के लिए हम क्या करते थे, THES वाला दिस का प्रयोग करते थे। लेकिन डैट का प्रयोग कब करते हैं, दूर की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए THAT वाला डैट का प्रयोग करते हैं, दूर की, और था समीप वाला। और जबकि THOS दोष का प्रयोग कब हम करते हैं, जब दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है तो दोष का प्रयोग करते हैं। जैसे डैट इज ए बुक, तो क्या हुआ, डैट करने का मतलब कि क्या, दूर की एक व्यक्ति या वस्तु को इंगित कर रहा है, डैट इज ए बुक, दूर की। लेकिन जब दोष का प्रयोग क्या कर रहे तो दूर में ही है, दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को इंडिकेट कर रहा है, यानी दोष और बुक, तो समीप ना होकर दूर हो गया। तो दिस डैट, THIS वाला दिस और THAT डैट, दोनों में अंतर हो गया। THES वाला दिस और दोष दोनों का अंतर, यानी THIS दिस और THES दिस दोनों एक साथ रिलेशन बनाता है, और दिस और डैट दोष एक साथ। आगे देखते हैं, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए सिंगुलर नाउन है, जैसे बोले मैन, सिंगुलर नाउन हो गया। तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए डैट ऑफ, तथा प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोष ऑफ। तो जैसे सिंगुलर नाउन बार बार रिपीट कर रहा है एक ही वर्ड को, तो उसके लिए हम डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल नाउन के रिपीटेशन, प्लूरल नाउन को बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे हम क्या पढ़े थे प्रोनाउन के बारे में कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन करते हैं, यानी सर्व संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन करते हैं। यानी बार बार नाउन रिपीट नहीं हो, उसके लिए क्या करें, प्रोनाउन का यूज करें, प्रोनाउन का प्रयोग करें। उसी तरह सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोष ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर ये उदाहरण देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर दैन डैट ऑफ मुंबई। तो अर्थ क्या है, अर्थ यहाँ पर क्या, डैट ऑफ, डैट की क्या है, तो क्लाइमेट, डैट कहाँ पर, यहाँ सिंगुलर है, तो क्लाइमेट का प्रयोग हो रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे का जो क्लाइमेट के बारे में बताया गया, इज बेटर दैन डैट ऑफ मुंबई। तो दैन डैट क्या चीज, डैट, तो अर्थ कर रहा है डैट मतलब कि क्लाइमेट के बारे में बता रहा है। तो सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, डैट ऑफ मुंबई, यानी कि यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट को दोबारा नहीं हम यहाँ पर लाएं, इसके लिए हम क्या करें, डैट ऑफ का प्रयोग कर दिए कि क्लाइमेट से यहाँ पर क्या करें, तुलना कर रहे हैं, मतलब कि दोनों को इंगित कर रहे हैं, मतलब कि बता रहे हैं क्लाइमेट से ही क्लाइमेट को। तो यहाँ पर क्या होगा, डैट का प्रयोग करें, डैट ऑफ का प्रयोग करें, यही क्लाइमेट ऑफ का यहाँ पर सेंस दे रहा कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर दैन डैट ऑफ मुंबई। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर डैट ऑफ का प्रयोग, क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए हम सिंगुलर का प्रयोग डैट ऑफ कर दिए हैं। अगला, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोस ऑफ मुंबई। तो देन दोस, स्ट्रीट्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल हुआ, तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का स्ट्रीट्स के बारे में बताया गया है। और वाइडर देन दोस ऑफ, तो दोस किसके लिए हो गया, यहाँ पर जो स्ट्रीट है नॉन प्लूरल है, उसके लिए हम प्रयोग किए, इसलिए यहाँ पर दोस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन बार बार नहीं हो, क्योंकि हम स्ट्रीट का तुलना इसके मुंबई के स्ट्रीट को दिल्ली के स्ट्रीट से कर रहे हैं, सॉरी दिल्ली के स्ट्रीट को मुंबई से कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम दोष का प्रयोग कर लेंगे, दोष ऑफ का। आगे देखते हैं रूल 5 में। रूल 5 बोलता है कोई सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है। जैसे कोई सेंटेंस में है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने के लिए, जैसे बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम दोबारा लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस, मतलब कि वन का प्रयोग कब करते हैं, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखना हो तो वन का प्रयोग कर दिए, और जब प्लूरल में रहे तो वंस का प्रयोग करते हैं, उसमें एस जोड़ देते हैं। जैसे दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन, मतलब बुक वही है, वर्जन है, चाहे मोबाइल कुछ भी हो, न्यू वर्जन है वर्जन का, लेकिन बट दैट इज ओल्ड वन। तो ओल्ड वन क्या है, दैट इज, देखिए यहाँ पर दैट का भी प्रयोग किए, तो दैट का प्रयोग किसके लिए किए हैं,
ये डैट इज़, तो डैट इज़ एन ओल्ड वर्जन, डैट मतलब कि उसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, मतलब वही रिपीट नहीं हो। तो दिस इज़ द न्यू वर्जन, तो नया वर्जन। डैट इज़ एन ओल्ड वन, यानी ओल्ड वन, उसी को रिपीट करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या होता है, दोबारा उसी चीज़ को नहीं बताने के लिए हम डायरेक्ट वन का प्रयोग करें कि सेम चीज़ है उसे। दिस आर न्यू बुक बट दोज आर ओल्ड वंस, तो यहाँ दिस क्या प्लूरल है, तो यहाँ पर दो यहाँ पर वंस का प्रयोग किए हैं। आगे देखते हैं अगला, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ के बारे में देखते हैं। वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, जैसे हु हुआ, विच हु पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, विच, डैट, वाट प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, बाई कारण के लिए, विच हुआ सिलेक्शन के लिए भी होता है, डैट होता है नॉन लिविंग में यूज होता है। तो ये सारे हुआ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आई मीट वीना हु आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो आई मेट हुआ पास्ट में, वीना हु, तो वीना हु किसके लिए हुआ, तो वीना के लिए हुआ, हु आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। रूल 1 देखते हैं आगे रिलेटिव प्रोनाउन में। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, बीच, डैट का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन में हु और जो बीच हुआ डैट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, तो हु किसके लिए, तो सब रिलेटिव प्रोनाउन का सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, तो हु इसके लिए यूज़ करें। आगे देखते हैं रूल 2 बोलता है रिलेटिव प्रोनाउन ऊपर क्या देखें, हु, बीच, डैट। हु, बीच, डैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ये बात याद रखिएगा कि हु, बीच, हु के इसलिए पर्सन के लिए यूज़ करते हैं कि पर्सन को इंगित करता है, जैसे बॉय, तो बॉय के लिए हु आया। बीच चॉइस सिलेक्शन के लिए करते हैं, जैसे बीच कलर डू यू लाइक। डैट नॉन लिविंग में करते हैं का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। आगे देखते हैं कि इसी में रिलेटिव प्रोनाउन में होम, बीच, डैट। अगला रिलेटिव प्रोनाउन क्या, होम, बीच, डैट। होम, बीच, डैट का प्रयोग, तो होम, बीच, डैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। होम, बीच, होम, पिछला क्या था, हु, बीच, डैट। हु, बीच, डैट क्या था, हु, बीच, डैट था, यहाँ पर होम, बीच, डैट है। होम, बीच, डैट का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आई हैव ए सन whom आई लव वेरी मच, आई हैव ए सन। तो रिलेटिव प्रोनाउन होम, बीच, डैट का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ पर क्या था, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट के रूप में होता था। जैसे आई हैव ए सन हुम, तो हुम हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, आई लव तो यहाँ पर वर्ब हो गया। तो यह बात ध्यान रखिएगा। आगे रूल नंबर 3 है, अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग होता है। यानी जब दो एंटीसीडेंट जुड़ा हुआ है डैट से, एंड से, और यदि उनमें से जिनमें से एक मनुष्य का तथा दूसरे जानवर या वस्तु का प्रयोग हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैन का हुआ, मनुष्य हुआ, एंड हिज डॉग जानवर है, डैट, तो इसके लिए डैट का प्रयोग करेंगे। एंड के साथ जुड़ा हुआ और दो एंटीसीडेंट हो, एक मनुष्य हो और दूसरा क्या हो, जानवर हो या वस्तु हो, तो हम उसके लिए डैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं रूल 4 में, सुपरलेटिव डिग्री के बाद डैट का प्रयोग होता है। जैसे मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन डैट आई हैव एवर सीन, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है के बाद द मोस्ट, द प्लस मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद डैट का प्रयोग हम करते हैं। रूल 5 में ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु डैट का प्रयोग होता है। ऑल का प्रयोग कैसे हो, तो व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु डैट का प्रयोग होता है, ना कि होम या बीच का प्रयोग। जैसे ऑल हु डैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, तो ऑल का प्रयोग जब व्यक्ति के लिए हो तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हु या डैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन होम और बीच का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हु ऐसे भी पर्सन को डिनोट करता है, होम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, बीच तो सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। रूल 6 बोलता है कि ऑल का प्रयोग, आगे देखते हैं साथियों, तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं।
आगे देखते हैं ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके बाद डैट का प्रयोग होता है। ऑल का प्रयोग किसके लिए हो, वस्तु के लिए हो। लेकिन ऑल जब व्यक्ति के लिए हो तो हम हु का प्रयोग करते हैं, और जब वस्तु के लिए हो तो डैट का प्रयोग करते हैं। हुम बीच का नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ व्यक्ति के लिए होगा तो यहाँ पर अभी पहले बताया था कि ऑल का प्रयोग जैसे हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं तो डैट व्यक्ति के लिए करते हैं, तो उसी तरह ऑल का प्रयोग जब व्यक्ति के लिए हो तो हु का प्रयोग करें या डैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके बाद डैट का प्रयोग करते हैं, और हुम बीच का प्रयोग नहीं होता। जैसे ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल का प्रयोग क्या हुआ, वस्तु के लिए हुआ कि ऑल द ग्लिटर्स, मतलब ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल द ग्लिटर्स, तो गोल्ड के बारे में बताया गया। अगला ऑल प्लस अनकाउंटेबल, उनके बाद डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द मनी डैट आई हैव आई गिव हर वाज स्पेंड, तो ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन के बाद भी हम डैट का प्रयोग करते हैं। ये बस ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनाने में आएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। ऑल द मनी डैश आई गिव हर वाज स्पेंड, तो डैट बीच दे देगा, हिज दे देगा, तो ऑल द मनी डैट हो जाएगा, डैट का प्रयोग करते हैं। इस तरह का प्रश्न दे जाएगा कि ऑल द मनी डैट खालिस्तान दे देगा, डैट बीच हुम दे देगा, तो आपको डैट मारना होगा। आगे देखते हैं रूल 7 में एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली एंड द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद डैट का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एवरीथिंग हो, नथिंग हो, द ओनली हो, एनी हो, ऑल हो, एवरीवन हो, नन हो, नो हो, नोबडी हो, मच हो, लिटिल हो, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद क्या करते हैं तो डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फादर हैज़ गिवन एवरीथिंग, एवरीथिंग के बाद डैट का प्रयोग करते हैं, डैट आई नीडेड। उसी तरह माई फादर हैज़ गिवन नथिंग डैट आई नीडेड, तो नथिंग के बाद भी डैट का प्रयोग करते हैं। उसी तरह दिस इज़ द ओनली पेन डैट, तो द ओनली के बाद भी डैट का प्रयोग करते हैं, आई बॉट यस्टरडे। उसी तरह लिख सकते दिस इज द ओनली पेन माई फादर हैज़ गिवन एनी डैट आई नीडेड, एनी भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। माई फादर हैज़ गिवन ऑल डैट आई नीडेड, ऑल के बाद डैट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर माई फादर हैज़ गिवन एवरी माई, जैसे यू गिव एवरी द टॉफी इज़ गिवन बाई एवरी वन, डैट आई ब्रिंग, तो इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी डैट आई गिव हर, तो द लिटिल के बाद डैट का प्रयोग करते हैं, द लिटिल के बाद भी द सेम, द उसी तरह आई हैव द फ्यू मनी विच डैट आई गिव यू, द फ्यू के बाद उसी तरह आई हैव द लिटिल मिल्क डैट आई ड्रिंक इट, तो इस तरह डैट के बाद द लिटिल के बाद भी प्रयोग करते हैं। रूल 8 में देखते हैं वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम प्लस नॉन के बाद डैट का प्रयोग होता है। वर्ब का स्पष्ट रहने पर हम क्या करते हैं द सेम के बाद नॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द सेम मैन डैट डिसीव्ड मी, तो दिस इज द सेम के बाद क्या हुआ, मैन हुआ, नॉन हुआ, उसके बाद डैट का प्रयोग करते हैं जब वर्ब स्पष्ट हो। डिसीव मतलब वर्ब स्पष्ट है कि डिसीव्ड वर्ब है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं डैट का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर हम चलाए हैं। अब इसका यूज़ देखते हैं। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, इंट्रोगेशन से पता चलता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जो प्रश्न पूछता है। जैसे हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, प्रश्न पूछने वाला प्रोनाउन है। तो वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हु आर यू, हुम, हुस बीच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। व्हाट तो नहीं हो, हु आर यू, हुम, हुस बीच, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब रूल 1 में देखते हैं हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता करने के लिए होता है। हु का प्रयोग कैसे करते हैं, हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता करने के लिए, जैसे हु इज़ प्लेइंग, तो हु से क्या आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे हु इज़ प्लेइंग, तो इसका आंसर आएगा हु। सब्जेक्ट पता चलेगा कि कौन खाएगा, जैसे राम ईट्स ए मैंगो, तो हम पूछेंगे हु ईट्स ए मैंगो, तो हु से क्या पता करेगा, सब्जेक्ट को पता चलेगा कि कौन कार्य को कर रहा है, वाक्य में किसने कार्य को किया। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए है। तो हुम के जैसे राम ईट्स ए मैंगो, तो हुम से क्वेश्चन हु हैज़ ईटन मैंगो,
तो हुम का प्रयोग से क्या होता है, हुम का प्रयोग से हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए होता है। जैसे हु इज़ प्लेइंग, कौन खेल रहा है। हुम हैज़ ही इनवाइटेड, उसको किसने बुलाया। हुम ऐसे हुज बुक इज़ दिस, किसका बुक है, तो मालिक का पता करने के लिए भी करते हैं हुज का प्रयोग। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता। ये बात ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग करते हैं लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हु का प्रयोग हो तो नहीं होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, तो हु, हुआ, एक बार बोलिए, हु, हुम, हुज, बीच, हर, ये सारे क्या हुआ साथियों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, हु, हुम, हु हुआ, हुम हुआ, बीच हुआ, हुज हुआ, समझे ना। ठीक है, तो समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हु का प्रयोग, हु हुआ ना, हु का प्रयोग कैसे करते हैं, तो सब्जेक्ट कुछ किसी को सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, जैसे हम पूछें आपसे, समझ रहे हैं ना आप जी, हाँ ठीक है। तो हु का प्रयोग पूछें कि हु आर यू, तो आपको क्या होगा, इससे सब्जेक्ट का पता लगेगा कौन है आप। और लेकिन हुम का प्रयोग करेंगे तो किस क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय हुम वाज रामायण रिटेन, जैसे देखिए प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको बोल रहे हैं। ठीक है, और लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हु का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बाय हुम वाज रामायण रिटेन, बाय हुम वाज रामायण रिटेन, प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग किया है। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने या होने पर हु का प्रयोग वाक्य में शुरुआत में होता है। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने या होने पर हु का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है। यदि कोई भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में यानी वाक्य के अंत में हो तो उसके पहले हु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हु वाज रामायण रिटन बाय, लेकिन यदि प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट रखना है तो हुम का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हु का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, कि क्या बोलेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट हुम का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हु का प्रयोग नहीं करेंगे। और ठीक है ना, ठीक है। और लेकिन आपको यदि प्रीपोजिशन दिया हुआ लास्ट में दिया हुआ तो उसके पहले आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट में मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी में हु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हु आर यू, तो हु आर यू सब आर क्या वर्ब हुआ, यू सब्जेक्ट हुआ। आई डोंट नो हु आर यू, तो आई डोंट नो हु आर यू, हु यू आर। हु के बाद क्या होगा, हु के बाद सब्जेक्ट हो गया हु यू आर। तो आई डोंट नो हु यू आर, हु आर यू नहीं होगा, क्या होगा, हु यू आर। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने या होने पर हु का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है, प्रचलित है। ठीक है, तो आई डोंट नो हु आर गलत हो जाएगा, यहाँ पर हु के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। आगे देखते हैं रूल 3 में जब दो या दो से अधिक में एक का चुनाव करना हो तो बीच का प्रयोग करते हैं। बीच क्या होता है, सिलेक्शन का होता है, मतलब बहुत सारे आपको है। जैसे गए आप मार्केट में, आप क्या खरीदने के लिए, कुछ सामान कपड़ा खरीदने के लिए, तो बीच आपको चूज करना वहाँ पर, तो बीच कलर डू लाइक, मतलब आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं वही बीच का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, हु इज़ ब्रदर, योर ब्रदर गलत हो जाएगा। क्राउड में बहुत सारे व्यक्ति है, मतलब कि बहुत सारे दो से अधिक है, तो यहाँ पर बीच का प्रयोग करेंगे, बीच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड। हालांकि हु इज़ द सर्वेंट, हु ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, हु ऑफ द सर्वेंट, तो कौन सा सर्वेंट, आप हु नहीं कर सकते हैं, बीच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, किसको आपको ज़रूरत है, सर्वेंट तो बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन में WH फैमिली के बाद टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाएं यानी सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन में WH फैमिली के बाद WH क्वेश्चन में जब हो तो WH फैमिली के बाद क्या करें, टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाएं यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब। क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में WH फैमिली के बाद, क्वेश्चन में क्या हो, WH फैमिली के बाद टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म लगा यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन WH फैमिली में वाक्य को जोड़ रहा है यानी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद टेंस का असर्टिव फॉर्म का प्रयोग करें, यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब्स का प्रयोग करें।
सब्जेक्ट के पहले बॉक 1 को देखिए आप, इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में WH फैमिली के बाद, WH वाले फैमिली के बाद टेंस का, जब WH वाले फैमिली है मतलब WH कैटेगरी वाला ग्रुप है के बाद टेंस का क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाएं। टेंस का क्या करें, इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाएं, यानी कहने का अर्थ है सब्जेक्ट के बाद क्या करें, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन WH फैमिली में बॉक को जोड़ रहा यानी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद टेंस का असर्टिव प्रयोग करें। जैसे हुज का अगला देखते हैं, हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं होता, जैसे हुज बुक इज दिस, दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो दिस इज द फ्लाईओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच, हुज का प्रयोग निर्जीव के लिए, द इनॉग्रेशन ऑफ विच हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आगे और देखेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब